आज एक नया चैप्टर आप इस माइंड मैप सीरीज में अपन डिस्कस करने वाले हैं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। अब 2 या 3 सवाल आते हैं, लेकिन सवाल अगर एक भी आता है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब बहुत कम करेक्टर को लेकर वर्गीकरण किया जाएगा तो जाहिर तौर पर उसमें कुछ न कुछ कमियां जरूर होंगी। विभिन्न प्रकार के गुण लेकर जब आप क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो इसे प्राकृतिक वर्गीकरण कहा जाता है। जब आप ब्रायो से एंजियो तक की जर्नी तय करते हो तो गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जाता है, स्पोरोफाइट डेवलप होता जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बेटा आज एक नया चैप्टर आप इस माइंड मैप सीरीज में अपन डिस्कस करने वाले हैं, वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम। ठीक है ना, वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम नाम का जो ये चैप्टर है, ये आज अपन डिस्कस करेंगे। और अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। एक दौर था जब इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आया करते थे, अब वो दौर फिलहाल नहीं रहा। आप ऐसा कह सकते हैं कि अब वो जो दौर है लगभग नहीं रहा। अब 2 या 3 सवाल आते हैं, लेकिन सवाल अगर एक भी आता है तो हमारे लिए वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं बेटा। आज का जो हमारा टारगेट है क्या हो जाएगा बताइए जरा। वनस्पति जगत, वनस्पति जगत, वनस्पति जगत। इस चैप्टर की शुरुआत में एनसीईआरटी ने आपको जो चीजें पढ़ाई हैं हम भी वहीं से डिस्कस करना शुरू करेंगे। जैसे एनसीईआरटी ने सबसे पहले तो आपको वर्गीकरण के बारे में बताया है कि वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। वर्गीकरण में उन्होंने आपको कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में बताया है, प्राकृतिक वर्गीकरण के बारे में बताया है, साथ ही साथ जो जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र है उसके बारे में भी बताया है। पहले क्या होता था, बहुत सारे वैज्ञानिक क्या करते थे, किसी प्लांट के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, चाहे वो कायिक हो, चाहे वो क्या हो, जनन हो, लैंगिक हो, यानी कि जो सुपरफिशियल कैरेक्टर हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, आकारिकी के जो गुण हैं, उनको लेकर 1 2 3 4 बहुत कम कैरेक्टर को लेकर वो क्या करते थे, वर्गीकरण कर देते थे। तो जब बहुत कम कैरेक्टर को लेकर वर्गीकरण किया जाएगा तो जाहिर तौर पर उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होंगी। जैसे लिनियस ने भी क्या किया था, लिनियस ने एंड्रोसियम स्ट्रक्चर को लेकर एक कृत्रिम वर्गीकरण दिया था। तो कृत्रिम वर्गीकरण जो होता है वह 1 या 2 लक्षणों पर आधारित होता है। लिनियस ने कृत्रिम वर्गीकरण किया था पुमंग रचना के आधार पर। और इसकी जो सबसे बड़ी कमी है, अगर सबसे बड़ा इसका डिमेरिट देखा जाए तो कायिक तथा लैंगिक गुणों को, कायिक तथा लैंगिक गुणों को, कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान वरीयता दिया जाना, ये इस क्लासिफिकेशन का, ये इस वर्गीकरण का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, सबसे बड़ी कमी थी। इन्होंने क्या किया, जो कायिक लक्षण होते हैं यानी कि जो रूट, स्टेम, लीफ, छाल, बार्क, इसके लक्षण होते हैं, मूल से संबंधित, तने से संबंधित, पत्ती से संबंधित, और जो फ्लावर के पार्ट हैं, मेनली अगर आप बात करें एंड्रोसियम गाइनोसियम के जो पार्ट हैं, तो दोनों ही प्रकार के कैरेक्टर को क्या किया इन्होंने, इक्वल वेटेज दिया। क्या किया इन्होंने, इक्वल वेटेज दिया। और जब ये इक्वल वेटेज दे रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि जो लैंगिक लक्षण है वो ज्यादा कंजर्व होते हैं, ज्यादा संरक्षित होते हैं। ठीक है, बाद में आया प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन है, वो प्लांट ग्रुप के बीच में जो नेचुरल अफिनिटीज हैं, प्राकृतिक संबंध हैं, उनके जो आउटर मोस्ट बाहरी गुण हैं, बाह्य गुण हैं, एनाटॉमी कैसा है उनका, शरीर के जो गुण हैं वो लिए जाते हैं। उनमें जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो उनमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनकी बात की जाती है। साथ ही साथ बेटा बात की जाती है एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान की, और बायोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री की, प्लांट में पाए जाने वाले रसायनों की। तो जब आप एक के बजाय 1 या 2 बहुत कम कैरेक्टर ना लेकर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के गुण लेकर, क्या बेटा, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के गुण लेकर जब आप क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो इसे प्राकृतिक वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्राकृतिक वर्गीकरण। जैसे अगर आप देखें तो बेंथम और हुकर ने क्या किया था, पुष्पी पादपों का प्राकृतिक वर्गीकरण किया था। बेंथम और हुकर ने क्या किया था, पुष्पी पादपों का, जो फ्लावरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उनका किया था प्राकृतिक वर्गीकरण। कौन सा पादप किस टैक्सा से विकसित हुआ है, किस प्रकार वो किसी दूसरे स्पीसीज से या जीनस से संबंधित है। तो जब आप वर्गीकरण के लिए विकासीय संबंधों का सहारा लेते हैं,
जब आप विकासीय संबंधों के आधार पर वर्गीकरण कहते हैं तो इसे कहा जाएगा जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर एक या दो कैरेक्टर पर आधारित है, अगर एक या दो कैरेक्टर पर आधारित है तो कृत्रिम वर्गीकरण। ठीक है, कमी क्या थी कि जो कायिक गुण है और लैंगिक गुण दोनों को समान वरीयता दी गई। बहुत सारे कैरेक्टर आपने लिए हैं, जैसे कि प्राकृतिक संबंध है, शारीर रचना है, बाह्य गुण है, परा रचना यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, भ्रूण विज्ञान है और फाइटोकेमिस्ट्री पादप रसायन है। तो इसे प्राकृतिक वर्गीकरण कह दिया जाएगा। बेंथम और हुकर ने एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, पुष्पी पादपों का प्राकृतिक वर्गीकरण किया था। अगर आप विकासीय संबंधों के आधार पर वर्गीकरण करें तो इसे कह दिया जाएगा जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र। अब वर्गीकी की बात करते हैं, टेक्सोनॉमी की बात करते हैं। सबसे पहले है संख्यात्मक वर्गीकी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटरीकृत प्रणाली है। आप इसमें, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई देखो, इसमें वरीयता सबको समान दी गई है क्योंकि वो एक लक्षण है, कंप्यूटर से आपको काम करना है। फायदा ये है कि आप एक साथ एक से अधिक, 1, 10, 20, 50, 100 इतने अधिक लक्षणों का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली इंसान क्या करेगा कि पहले वो पत्तियां मिलाता फिर रहा है, किसकी पत्ती किससे मिल रही है, उसका लीफ किससे मिल रहा है, फ्लावर किस तरीके से आ रहा है। तो उसमें क्या बड़ा समय लगता है, बड़ा कठिन कार्यक्रम है वो। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100 और भी अधिक कैरेक्टर्स को एक साथ उनका अध्ययन कर सकते हैं आप। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको कुछ कोड दे दिया जाता है, अगर वो पाया जा रहा है तो प्लस कह दिया, नहीं पाया जा रहा तो माइनस कह दिया। इस तरीके से कुछ कोड असाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या कह दिया जाएगा, संख्यात्मक वर्गीकी कह दिया जाएगा। अगर आप कोशिका वर्गीकी की बात करें, साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें, तो जो कोशिका से संबंधित गुण हैं, कोशिकीय गुण जो हैं, जब आप कोशिकीय गुणों के आधार पर वर्गीकी का कार्य करते हैं तो उसे कोशिका वर्गीकी कहा जाता है। जैसे गुणसूत्र की संख्या ले लीजिए, रचना ले लीजिए, उसका बिहेवियर अर्थात व्यवहार ले लीजिए। तो जब आप इन गुणों के आधार पर वर्गीकी करेंगे तो उसे कोशिका वर्गीकी कहा जाएगा। और जब आप रासायनिक कारक ले लेते हैं कि उसमें सेल वॉल का मटेरियल क्या है या स्टोर्ड फूड है वो क्या है, तो जब आप रासायनिक कारकों के आधार पर प्लांट में या किसी भी प्रकार के जीव में किस प्रकार के केमिकल प्रेजेंट है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसमें उपस्थित बायोमोलिक्यूल्स के आधार पर, जैव अणुओं के आधार पर जब आप वर्गीकी करते हैं तो उसे कीमोटैक्सोनॉमी या फिर रसायन वर्गीकी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, कीमोटैक्सोनॉमी या फिर रसायन वर्गीकी। ठीक है, अगर एक तुलना की जाए तो शैवाल जो हैं उनकी क्या रचना कैसी होती है, थैलॉइड होती है, थैलस जैसे होते हैं। ब्रायोफाइट भी थैलस जैसे होते हैं। लेकिन अगर आप टेरिडोफाइट की बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म की बात करें, किसकी बेटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में वास्तविक मूल तना और पत्ती पाया जाता है, ट्रू रूट पाया जाता है, ट्रू स्टेम पाया जाता है, ट्रू लीफ पाया जाता है। ठीक है, मुख्य पादप काय जो मेन प्लांट बॉडी है, एल्गी में और ब्रायो में, याद रखिएगा, शैवालों में और ब्रायोफाइट में जो मुख्य पादप काय है वह मुख्य पादप काय हो जाएगा युग्मकोद्भिद अर्थात गैमेटोफाइट। और ये जो युग्मकोद्भिद है, ये जो गैमेटोफाइट है, कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ये जो युग्मकोद्भिद है, ये जो गैमेटोफाइट है, कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। जबकि टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में, यानी कि जहां जहां पर भी, ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां पर भी वास्तविक मूल तना और पत्ती पाया जाता है, जहां जहां पर भी वास्तविक मूल तना और पत्ती पाया जाता है, उसमें जो मुख्य पादप काय है वो स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद है। और ये जो बीजाणुद्भिद होता है डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। अगर आप बीज की बात करें तो शैवालों में, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में, किसमें बेटा, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनमें किसी भी प्रकार का बीज नहीं पाया जाता है। हाँ, यह अलग बात है कि टेरिडोफाइट में बीजी प्रकृति की शुरुआत हो गई थी। टेरिडोफाइट में क्या हो गया था, बीजी प्रकृति की शुरुआत हो गई थी, सीड हैबिट की शुरुआत हो गई थी, सीड नहीं बन पाया था। पहली बार जो सीड बना वो बना जिम्नोस्पर्म में। और मजे की बात है कि वो नेकेड सीड था, नग्न सीड था, नग्न बीज था भाई। एंजियोस्पर्म में आवृत बीज पाए जाते हैं, यानी कि कवर्ड सीड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आवृत बीज अर्थात कवर्ड सीड। कवर्ड सीड, ये जो संवहन ऊतक है यानी कि जाइलम और फ्लोएम है, तो एल्गी यानी कि शैवाल और ब्रायोफाइट में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, लेकिन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं।
ठीक है, कैसा क्या पाया जाता है वो अलग बात है, लेकिन पाया जरूर जाता है। तो टेरिडोफाइट की अगर आप बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें और एंजियोस्पर्म की बात करें, तो उनमें संवहन ऊतक अर्थात क्या पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। यहां पर आपको एक बात जो याद में रखनी है, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखेंगे कि संवहन ऊतक जब भी पाए जाएंगे वो गैमेटोफाइट में नहीं पाए जाएंगे कभी भी। पूरे प्लांट किंगडम में कहीं पर भी गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद में नहीं पाए जाते हैं संवहन ऊतक। संवहन ऊतक जो है वो हमेशा हमेशा और हमेशा कहां पाया जाएगा, स्पोरोफाइट में पाया जाएगा। यानी कि एल्गी का चाहे गैमेटोफाइट हो चाहे एक सेल यानी कि जाइगोट का बना हुआ स्पोरोफाइट है, उसमें कहीं पर भी संवहन ऊतक नहीं पाया जाएगा। ब्रायोफाइट के ना तो गैमेटोफाइट में पाया जाएगा ना स्पोरोफाइट में पाया जाएगा। लेकिन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्या बच्चों, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनका जो क्या है, स्पोरोफाइट है। इनकी जो बीजाणुद्भिद अवस्था है, इनकी जो बीजाणुद्भिद अवस्था है, वहां पर क्या पाया जाएगा, स्पोरोफाइट में क्या पाया जाएगा, संवहन ऊतक पाया जाएगा, जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा। अगर आप टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के गैमेटोफाइट की बात करें कि क्या टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट है उसमें संवहन ऊतक पाया जाता है क्या, या फिर जो जिम्नोस्पर्म है उसका जो गैमेटोफाइट है उसमें पाया जाता है क्या, या जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म का जो गैमेटोफाइट है उसमें संवहन ऊतक यानी कि जाइलम फ्लोएम पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता। मार्क माई वर्ड, याद रखिएगा, पूरे पादप जगत में, पूरे के पूरे पादप जगत में, पूरे प्लांट किंगडम में कभी भी गैमेटोफाइट में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। जहां पर भी मिलेंगे संवहन ऊतक, जाइलम फ्लोएम, तो बेटा स्पोरोफाइट में मिलेंगे, बीजाणुद्भिद में मिलेंगे। आइए एल्गी की बात करते हैं। इसको आपको क्या करना है, एक बार किसी पेपर में लिख जरूर लेना है, ठीक है ना। एक बार किसी पेपर में लिख लीजिए, अपने स्टडी टेबल के पास चिपका लीजिए, या उस पेपर को वैसे लिख के, हालांकि आपके मोबाइल में भी रहेगा, कहीं पर भी जाइए, पता चला आप किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, तुरंत इसको देखिए, 5 मिनट में आपका पूरा एल्गी रिवाइज हो जाएगा। 5 मिनट में क्या हो जाएगा, आपका पूरा एल्गी रिवाइज हो जाएगा। आज तो आप इस लेक्चर को इसी स्पीड में देखिए जिस स्पीड में अपन बात कर रहे हैं। आज के बाद जब आप दोबारा तिबारा चौथी बार इस लेक्चर को देखें तो आप 1.5 या 1.25 1.75 तक की स्पीड में आप इस लेक्चर को सुनिएगा। बहुत जल्दी जल्दी सारे पॉइंट आपको रिकॉल होते जाएंगे, ठीक है ना। बहुत जल्दी जल्दी क्या होते जाएंगे, सारे जो पॉइंट है वो आपको रिकॉल होते जाएंगे। तो जैसे अगर आप एल्गी की बात करें तो क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी और रोडोफाइसी है। क्लोरोफाइसी को अपन क्या कहते हैं, हरा शैवाल, फियोफाइसी को अपन कहते हैं भूरा शैवाल, और रोडोफाइसी को कहते हैं लाल शैवाल, यानी कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। यहां तक क्लियर है सबको। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब अगर इनमें पाए जाने वाले, अगर हम मुख्य वर्णकों की बात करें, अगर मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें, तो जो ग्रीन एल्गी है वहां पर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। और क्लोरोफिल ए और बी की वजह से, चूंकि यहां पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का आधिक्य है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का आधिक्य है, इस वजह से जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन एल्गीज आर ग्रास ग्रीन इन कलर, घासीय हरे रंग के होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, घासीय हरे रंग के होते हैं। भूरे शैवाल जो हैं उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, क्लोरोफिल सी पाया जाएगा और फ्यूकोजेंथिन पाया जाएगा। तो फिर इनका जो रंग है वो जैतूनी हरे से, ऑलिव ग्रीन से, भूरे रंग के जो विभिन्न विभिन्न शेड हैं वहां तक हो जाएगा। और जो आपका लाल शैवाल है उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, क्लोरोफिल डी पाया जाएगा और फाइकोइरिथ्रिन पाया जाएगा। इरिथ्रियोसाइट आरबीसी को कहते हैं, यानी इरिथ्रिन या इरिथ्रियो, ये टर्म किसको दिया जाता है, लाल रंग को दिया जाता है। और फाइको मतलब एल्गी के लिए, यानी एल्गी में पाया जाने वाला लाल रंग का वर्णक, एल्गी में पाया जाने वाला रेड कलर का पिगमेंट, क्या कहेंगे उसको, फाइकोइरिथ्रिन कहेंगे, फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी में क्या है, क्लोरोफिल ए और बी। फियोफाइसी में क्या है, क्लोरोफिल ए सी और फ्यूकोजेंथिन। रोडोफाइसी में क्या है, क्लोरोफिल ए डी और फाइकोइरिथ्रिन। अगर आप स्टोर्ड फूड की बात करें तो क्या होता है, क्लोरोफाइसी में स्टार्च और तेल की बूंदें होती हैं,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो कैसे, जैसे क्लेमाइडोमोनास में कप शेप हो सकते हैं या स्पाइरोगायरा में रिबन लाइक हो सकते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक या अधिक पायरानोइड भी पाया जाता है, एक या एक से ज्यादा पायरानोइड पाया जाता है। और ये जो पायरानोइड है अंदर क्या होगा, पी फॉर प्रोटीन, और बाहर क्या होगा, एस फॉर स्टार्च। फियोफाइसी की बात करें तो जो स्टोर्ड फूड है वो लैमिनेरिन या मैनिटॉल हो जाएगा। रोडोफाइसी में होता है फ्लोरिडन स्टार्च, और ये जो फ्लोरिडन स्टार्च है ये अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन के जैसा होता है। आप एक चीज देखिएगा, पुरानी एनसीईआरटी में जो हिंदी वाली है, हिंदी की एनसीईआरटी में यहां पर एमाइलोप्रोटीन लिखा होगा, उसको आप एमाइलोपेक्टिन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, एमाइलोपेक्टिन। तो ये बात हो गई स्टोर्ड फूड की। कोशिका भित्ति, अंदर की तरफ सेलुलोज होता है, बाहर पेक्टोज की कवरिंग होती है। फियोफाइसी में सेलुलोज होता है, बाहर जो है एल्जिन की कवरिंग होती है। रोडोफाइसी में सेलुलोज है, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर है। हिंदी की एनसीईआरटी में जो टेबल थी पहले उसमें ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन नई एनसीईआरटी और इंग्लिश में ये भी लिखा हुआ है कि सेलुलोज के साथ साथ पेक्टिन पाया जाता है और पॉलीसल्फेट ईस्टर भी पाया जाता है। फ्लैजला की संख्या और स्थिति की बात करें अगर, तो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजला पाए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये समान साइज के हैं, समान आकार के हैं, और ये शीर्ष पर स्थित है। कैसे स्थित है, शीर्ष पर, एंटीरियरली प्लेस्ड है। अगर आप ब्राउन एल्गी की बात करें, फियोफाइसी यानी कि भूरे शैवाल की, तो 2 फ्लैजला होता है। आप देख सकते हैं कि ये कैसे हैं, असमान है, इनका साइज समान नहीं है, और ये यहां पर ना होकर, शीर्ष पर ना होकर पार्श्वी स्थिति में है। जबकि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बेटा, कि रेड एल्गी में किसी भी प्रकार की मोटाइल संरचना नहीं पाई जाती। रेड एल्गी में कोई भी ऐसी कोशिका ही नहीं है जहां पर फ्लैजला पाया जाए। फ्लैजला वहां पर क्या होता है, टोटली एब्सेंट होता है रेड एल्गी में। आवास की बात करें तो क्लोरोफाइसी जो है वो लवण जल में भी रहता है, लवणीय जल में भी रहता है और खारे जल में भी रहता है। रहने को तो जो एल्गी है कहीं पे भी रह सकते हैं। कई बार फंजाई के साथ एक रिलेशन बनाते हैं जिसे क्या कह दिया जाता है, लाइकेन। पिछले चैप्टर में हमने देखा था। ऐसा भी हो सकता है कि ये स्लॉथ रीच यानी जो भालू है उसके ऊपर भी रह ले ये, ठीक है। फियोफाइसी की अगर आप बात करें तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो अलवण जल में रहते हैं, मुख्यतः ये खारे जल और लवणीय जल में रहते हैं। रोडोफाइसी, लाल से वालों की बात करें, कुछ ऐसे हैं जो अलवण जल में रहते हैं, खारे जल में, अधिकांशतः ये लवण जल में रहते हैं। रेड एल्गी जो होता है वो समुद्र में ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहां पर अधिक प्रकाश होता है, साथ ही साथ वह ऐसी जगहों पर भी पाया जा सकता है जहां पर प्रकाश थोड़ा कम मात्रा में पहुंचता है, ठीक है। और साथ ही साथ यह गर्म जल वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। अगर आप इसकी संख्या देखें, अगर आप इसकी संख्या देखें बेटा, तो जो गर्म जल वाले क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर गर्म जल की धाराएं होती हैं, वहां पर लाल शैवाल, वहां पर रोडोफाइसी के जो सदस्य हैं उनकी संख्या अधिक होती है। कायिक जनन कुछ स्पोर के द्वारा हो सकता है क्लोरोफाइसी में, या विखंडन के द्वारा, मुख्यतया विखंडन के द्वारा होता है। फियोफाइसी में भी विखंडन के द्वारा होता है और रोडोफाइसी में भी विखंडन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जू स्पोर के द्वारा होता है। जू स्पोर जो है अगर आप देखें कहां पर, क्लोरोफाइसी में, तो क्लोरोफाइसी में जो जू स्पोर होगा बच्चों वो कुछ इस तरीके का होगा और बाईफ्लैजलेटेड होगा। कैसा होगा बेटा, बाईफ्लैजलेटेड, बाईफ्लैजलेटेड होगा भाई। मैं ये डायग्राम बना देता हूं जू स्पोर का, ये इस तरीके से बाईफ्लैजलेटेड होगा मित्रों, ठीक है। चलिए अगर आप फियोफाइसी में देखें तो नाशपाती के आकार का जू स्पोर होगा और पार्श्व में उसमें 2 फ्लैजला होंगे। क्या, नाशपाती के आकार का। कहां पर, फियोफाइसी में। फियोफाइसी की खास बात क्या है कि चाहे उसका स्पोर हो और चाहे उसके युग्मक हो, क्या बेटा, चाहे उसके स्पोर हो और चाहे उसके युग्मक हो, चाहे उसका बीजाणु हो चाहे गैमीट हो, दोनों ही नाशपाती के आकार का होता है। पियर शेप यानी कि पायरीफॉर्म होता है। 2 फ्लैजला होते हैं असमान आकार के और वो भी पार्श्वी स्थिति में। जबकि रोडोफाइसी में अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है अलैंगिक जनन। किसके द्वारा, अचल बीजाणुओं के द्वारा। लैंगिक जनन की अगर आप बात करें, क्लोरोफाइसी में समयुग्मकी होता है, असमयुग्मकी होता है और विषमयुग्मकी होता है। कैसा कैसा होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। समयुग्मकी में ऐसा हो सकता है कि फ्लैजला प्रेजेंट हो जैसे कि यूलोथ्रिक्स में, और ऐसा भी हो सकता है कि फ्लैजला एब्सेंट हो जैसे कि स्पाइरोगायरा में। मार्क करिए इसको, फटाफट से याद करिए
कि क्लोरोफाइसी में समयुग्मकी का क्या मतलब है कि दोनों गैमेट सेम साइज के होंगे। असमयुग्मकी का मतलब डिसिमिलर साइज के होंगे। विषमयुग्मकी का मतलब मेल गैमेट छोटा और मोटाइल, बड़ा गैमेट मोटा और नॉन मोटाइल। आप बैचेज में पढ़ चुके हैं, आपको मालूम है। याद रखना एग्जांपल, सब समयुग्मकी फ्लैजेलेटेड, समयुग्मकी फ्लैजेलेटेड यूलोथ्रिक्स, समयुग्मकी नॉन फ्लैजेलेटेड स्पाइरोगाइरा। विषम युग्मकी में अगर आप देखें तो आपको याद रखना है वॉलवॉक्स, और असम युग्मकी में देखना है यूडोराइना। वॉलवॉक्स जो होता है, वॉलवॉक्स की क्या होती है, चलायमान कॉलोनी होती है। वॉलवॉक्स की क्या होती है बच्चों, चलायमान कॉलोनी होती है वॉलवॉक्स की। मोटाइल कॉलोनी पाई जाती है इनकी, ये कॉलोनी बना के रहते हैं, इसका ये मतलब हुआ मोटाइल कॉलोनी होती है भाई। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, कारा और यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। जबकि अगर आप बात करें फियोफाइसी की तो ये समयुग्मकी हो सकता है, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी। विषमयुग्मकी मुख्यतया जो है वो फ्यूकस में होता है। एग्जाम्पल में एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। एक्टोकार्पस जो है वो तंतुमयी होता है, एक्टोकार्पस जो है फिलामेंटस होता है, तंतुमयी होता है। स्टार मार्क कीजिएगा इसे, ठीक है ना, इसको बेटा आप स्टार मार्क करेंगे कि जो एक्टोकार्पस है वो तंतुमयी होता है। लेमिनेरिया जो है आपका, लेमिनेरिया से आपको क्या मिलता है, आयोडीन और ब्रोमीन मिलता है, आयोडीन और ब्रोमीन मिलता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। रोडोफाइसी की बात करें तो विषम युग्मकी होगा, लैंगिक जनन और अचल युग्मकों के द्वारा होगा। एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया तथा जिलेडियम और ग्रेसलेरिया। ये जो जिलेडियम और ग्रेसलेरिया होते हैं, यहां से एक अगार अगार नाम का पदार्थ भी मिलता है जो आइसक्रीम जेली बनाने के काम में आता है। और जो कल्चर प्लेट होते हैं, संवर्धन प्लेट होते हैं जिसमें कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि कराई जाती है, उसके भी काम में आता है। एक बार फटाफट से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट देख लीजिए इसका, ठीक है। आपको ये सारी चीजें भाई पता होना चाहिए, एकदम टिप्पर होना चाहिए। आप चाहे तो मैं एक बार फिर बता देता हूं। क्लोरोफाइसी जो है हरा शैवाल कहेंगे, क्लोरोफिल ए और बी ज्यादा पाया जाता है, उसकी वजह से ये घासी हरे रंग का होता है। स्टोर्ड फूड जो है स्टार्च और तेल की बूंदें हो जाएंगी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक या अधिक पायरानोइड पाया जाता है। पायरानोइड में प्रोटीन और स्टार्च होता है, प्रोटीन सेंटर में, स्टार्च बाहर की ओर। कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टोज का बना होता है, सेलुलोज अंदर, पेक्टोज बाहर होता है। फ्लैजला की संख्या 2 से 8 तक हो सकती है। दोनों फ्लैजला समान साइज के होंगे और शीर्ष पर उपस्थित होंगे। अलवण जल, लवणीय जल या खारे जल में उपस्थित हो सकते हैं। कायिक जनन विखंडन के द्वारा होगा। जो अलैंगिक जनन है वो जूस्पोर के द्वारा होगा। जूस्पोर जो होता है बाइफ्लैजलेटेड होता है। लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी कैसा भी हो सकता है। समयुग्मकी फ्लैजला प्रेजेंट यूलोथ्रिक्स, समयुग्मकी फ्लैजला एब्सेंट स्पाइरोगाइरा। असमयुग्मकी यूडोराइना, विषमयुग्मकी वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की चलायमान कॉलोनी पाई जाती है। उदाहरण में क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, कारा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। फियोफाइसी जो होते हैं भूरे शैवाल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन पाया जाएगा। इसकी वजह से ये जैतूनी हरे से भूरे रंग के विभिन्न शेड के होते हैं। स्टोर्ड फूड जो है लेमिनेरिन या मैनिटॉल हो जाएगा। कोशिका भित्ति सेलुलोज और एल्जिन का बना हुआ, अंदर की तरफ सेलुलोज, बाहर एल्जिन पाया जाता है। फ्लैजला 2 पाए जाते हैं, उनका साइज असमान होता है, पार्श्वी स्थिति पर होते हैं। बहुत कम अलवण जल में पाए जाएंगे, खारे और लवणी जल में भी पाए जाते हैं। कायिक जनन विखंडन के द्वारा होगा। अलैंगिक जनन हो चाहे लैंगिक जनन हो, यानी कि चाहे अलैंगिक बीजाणु हो और चाहे युग्मक हो, दोनों पायरीफॉर्म यानी कि नाशपाती के आकार के होते हैं। 2 फ्लैजला पार्श्वी स्थिति पर। लैंगिक जनन जो है समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी कैसा भी हो सकता है। विषमयुग्मकी का एग्जांपल याद रखिएगा फ्यूकस। ओवरऑल अगर आप भूरे शैवालों के एग्जाम्पल देखें, एक्टोकार्पस है जो कि तंतुमयी होता है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया, सार्गेसम है और फ्यूकस है। लेमिनेरिया जो है आयोडीन और ब्रोमीन का स्रोत होता है। रोडोफाइसी लाल शैवाल, क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोरिथ्रिन पाया जाता है, ठीक है। स्टोर फूड जो है वो फ्लोरिडन स्टार्च हो जाएगा जो कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा होता है। सेलवाल जो है सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर का बना होता है। फ्लैजलेटेड स्टेज नहीं पाई जाती है, फ्लैजला एब्सेंट होता है। बहुत कम, कुछ ना के बराबर लवण जल में पाए जाते हैं, कुछ खारे जल में, मुख्यतः लवण जल में पाए जाते हैं। यह उन क्षेत्रों में भी पाए जाएंगे जहां पर अधिक प्रकाश है, वहां पर भी पाए जाएंगे जहां कम प्रकाश है, और गर्म जल वाले क्षेत्रों में ये काफी ज्यादा होते हैं। कायिक जनन जो है विखंडन से होगा। अचल बीजाणु जो है उससे अलैंगिक जनन होगा। विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन होता है और वो भी अचल युग्मकों के द्वारा। पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया, जेलेडियम और ग्रेसलेरिया इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जेलेडियम और ग्रेसलेरिया से हमें अगार अगार नाम का पदार्थ मिलता है।
शैवाल जो है प्राथमिक उत्पादक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये जहां पर भी पाए जाएंगे वहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा देंगे। पोरफायरा, लेमनेरिया, सार्गेसम सहित लगभग समुद्री जल में अगर देखें 70 प्रजातियां जो खाने योग्य हैं। कैराजीन जो है वो हमें लाल शैवाल से मिलता है, एल्जिन भूरे शैवाल से मिलता है, अगार अगार भी लाल शैवाल जिलेडियम और ग्रेसलेरिया से मिलता है। क्लोरेला एक हरा शैवाल है, और ये जो स्पाइरुलिना होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये प्रोटीन रिच होते हैं, प्रोटीन इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिक प्रोटीन कहे जाते हैं। तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो इनको अपने भोजन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये देखिए कॉलोनी बनी हुई है, और ये कॉलोनी किसकी है, तो आप कहेंगे कि वॉलवॉक्स की है। इधर फिर ये यूलोथ्रिक्स बना हुआ है, इसको जब आप देखेंगे तो ये क्या है, लहराता हुआ लेमनेरिया, और फिर ये क्या है, फटा हुआ फ्यूकस, ठीक है। और ये क्या है बेटा, आपका डिक्टियोटा। इसे जब आप देखेंगे पोरफायरा, और ये पॉलीसिफोनिया। इसमें देखेंगे कि जो लीफ लाइक है, प्रपर्ड यानी कि पत्ती के जैसा, प्रपर्ड यानी कि पत्ती के जैसा, पत्ती जैसा। और ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण। छत्रिका व्रंत जो है उसका स्टाक है, एक तरीके का डंठल है, और ये जो स्थापांग है ये इसको क्या करता है, जमीन से जहां पर भी होते हैं जोड़ के रखता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, प्रपर्ड जो है, फ्रॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है भाई, फोटोसिंथेसिस। एल्गी के बारे में आपने पढ़ लिया है। आइए अब हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। बेटा ब्रायोफाइट्स में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो मॉस के बारे में और लिवरवर्ट के बारे में, ठीक है ना। ब्रायोफाइट जो हैं वो जलीय स्थानों से, जलीय आवास से स्थलीय आवास में आए। ये आ तो गए स्थल में, लेकिन निषेचन के लिए क्या चाहिए होता है, जल चाहिए होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए बेटा, वाटर चाहिए। ये भले ही स्थल में पाए जाते हैं, लेकिन निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल यानी कि वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसी वजह से इनको कह दिया जाता है पादप जगत के जल स्थलचर या उभयचर, यानी कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या कह दिया जाता है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। जनरली जो नमी वाले स्थान है, जहां सीलन है, छायादार स्थान है, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर मिलेगा, जल मिलेगा थोड़ा थोड़ा, वहां पर ये पाए जाते हैं। इनका जो बॉडी है, इनका जो शरीर है, वो एल्गी के कंपैरेटिवली ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है। शैवालों की अपेक्षा जो है वो अधिक विभेदित होता है। फिर भी यहां पर आप देखेंगे तो वास्तविक जड़, वास्तविक तना, वास्तविक पत्ती नहीं पाया जाता, यानी कि थैलस लाइक ही स्ट्रक्चर है भाई। स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस लाइक। और थैलस लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जहां पर वास्तविक जड़, वास्तविक तना और वास्तविक पत्ती ना पाई जाए। हाँ, लेकिन इनमें लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मूल सम, तना सम और पत्ती सम संरचनाएं पाई जाती हैं। यहां पर जो मुख्य पादपकाय होता है वो युग्मकोद्भिद होता है, गैमेटोफाइट होता है। मुख्य पादपकाय युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट। ये जो गैमेटोफाइट है ये अगुणित होता है। यहीं पर क्या है, लैंगिक अंग पाए जाते हैं, तो ये युग्मक उत्पन्न करता है और ये प्रकाश संश्लेषी होता है। ब्रायोफाइट में अगर आप देखें तो जो युग्मकोद्भिद है, जो गैमेटोफाइट है, वो मेन प्लांट बॉडी है। ब्रायोफाइट में जो युग्मकोद्भिद है वो क्या है, मेन प्लांट बॉडी है मित्रों, मेन प्लांट बॉडी। और ये जो मेन प्लांट बॉडी है कैसा है, हेप्लोइड है, अगुणित है। क्या इसमें सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं यहां पर। तो क्या ये गैमीट फॉर्मेशन करेगा, जी बिल्कुल करेगा। और ये प्रकाश संश्लेषी होता है क्या, हाँ होता है। ब्रायोफाइट की खास बात यह है कि ब्रायोफाइट का जो बीजाणुद्भिद होता है, ब्रायोफाइट का जो बीजाणुद्भिद होता है, ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है, वो गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है। ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निर्भर करता है। पूर्ण रूप से कहां पर होता है, अगर पूछा जाए कि पूर्ण रूप से कहां पर होता है बताइए जरा, तो बेटा जी पूर्ण रूप से ये होता है लिवरवर्ट में, पूर्ण रूप से होता है लिवरवर्ट में, और आंशिक रूप से कहां पर होता है, मॉस में, मॉस में। ब्रायोफाइट का जो आर्थिक महत्व है वो काफी कम है। ब्रायोफाइट का जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, काफी कम है, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ब्रायोफाइट ऐसे हैं जो भोजन
जो शाकाहारी जीव हैं या जानवर हैं तो उनको भोजन यानी कि चारा उपलब्ध कराते हैं। क्या कराते हैं? भोजन यानी कि चारा उपलब्ध कराते हैं। स्फेगनम जो होता है, स्फेगनम से पीट मिलता है जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। स्फेगनम से पीट मिलता है, पीट जो कैसे प्रयोग होता है? ईंधन के रूप में। साथ ही साथ स्फेगनम जो है चूंकि वाटर को होल्ड करके रख लेता है, वाटर को क्या करता है? होल्ड करके रखता है, जल को लंबे समय तक ये अकड़ पकड़ जकड़ के रख सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको बहुत दूर तक कोई फ्लावर्स भेजने हैं, छोटा प्लांट भेजना है, तो वो स्फेगनम में लपेट के भेजे जाते हैं क्योंकि ये नमी को अवशोषित करके रखता है। तो वो जो पौधा है वो सजावटी पौधा हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं कि औषधीय पादप हो सकता है, तो उसको क्या है? वाटर चाहिए होगा तो स्फेगनम से मिलता रहेगा। ठीक है ना? तो ये ट्रांसशिप मटेरियल के रूप में पैकेजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनकी जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ब्रायोफाइट का जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लाइकेन के साथ मिलकर, मॉस जो होते हैं, लाइकेन और मॉस, ये सक्सीशन में क्या होते हैं? पाइनियर कम्युनिटी होते हैं। इकोलॉजिकल सक्सीशन, पारितंत्र अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ ये क्या है? चटाई जैसे अपन बिछा देते हैं ना, चटाई के जैसे, तो वैसे ही ये सतह में क्या है? मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। सतह में क्या करते हैं? मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। परिणाम स्वरूप ये क्या है? मिट्टी को कटने से भी रोकते हैं। मिट्टी को ये क्या करते हैं बेटा? कटने से भी रोकते हैं। लीवरवर्ट का जो थैलस है, पृष्ठाधार थैलस है, जो कि अधिस्तर से चिपका हुआ होता है। जल्दी से बोलो, लीवरवर्ट, पृष्ठाधार थैलस, अधिस्तर से चिपका हुआ। अधिस्तर यानी कि सबस्ट्रेटम, जो भी कोई चीज है। पृष्ठाधार थैलस अधिस्तर से चिपका हुआ। पत्तीदार सदस्य जो है पुरेला कह देंगे। पुरेला एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने यह जरूर लिखा है कि लीवरवर्ट के जो पत्तीदार सदस्य हैं उनमें पत्ती जैसी छोटी छोटी संरचनाएं वो तने जैसी संरचना में पाई जाती है। तने जैसी संरचना में क्या पाई जाती है? पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। अलैंगिक जनन जो है वो थैलस के विखंडन से होता है और जेमा से होता है। ठीक है ना? कहां से होता है बेटा? थैलस के विखंडन से होता है और जेमा से होता है। और जेमा का निर्माण जेमा कप से होता है। एक संरचना होती है जेमा कप, जेमा कप में जेमा का निर्माण होता है। जेमा कप में क्या होगा? जेमा का निर्माण होगा। कुछ लोग गेमा भी बोलते हैं। तो गेमा कप में गेमा का निर्माण होता है। ये गेमा क्या है? गेमा एक ग्रीन, हरा, मल्टी सेलुलर और असेक्सुअल बड होता है। बोलो जेमा क्या है? बोलो सब लोग, हरा बहुकोशिकीय अलैंगिक कली। बोलिए जेमा क्या है? ग्रीन मल्टी सेलुलर सेक्सुअल बड। व्हाट इज जेमा? हरा बहुकोशिकीय अलैंगिक कली। और जिस जगह पर यह बनता है उस रिसेप्टिकल को क्या कहते हैं? जेमा कप कहते हैं। यहां पर जो नर लैंगिक अंग है एंथ्रेडियम यानी कि पुंधानी कहेंगे। मादा लैंगिक अंग जो है आर्चिगोनियम या क्या कह देंगे? स्त्रीधानी। मूलाभ कुछ एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको ऐसे जकड़ के रखते हैं। जो क्या करेंगे? इसको जकड़ के रखेंगे। रूट लाइक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें मूलाभ या राइजोइड्स कहा जाता है। ये जो मूलाभ यानी कि राइजोइड्स हैं, अगर आप इनकी बात करते हैं लिवरवर्ट में, तो ये एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं। लिवरवर्ट में एक कोशिकीय और अशाखित मूलाभ पाया जाता है। ठीक है? रिक्सिया अगर आप देखें तो उभय लिंगाश्रयी है। मार्केंसिया एक लिंगाश्रयी है। बीजाणुद्भिद फूट सीटा कैप्सूल में विभेदित होगा। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल पाया जाता है और ये स्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद स्पोर बनाता है। ये स्पोर से युग्मकोद्भिद बनता है। स्पोर से क्या बनता है? स्पोर से बनता है युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद में क्या पाए जाएंगे? नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग। नर लैंगिक अंग पुंधानी, मादा लैंगिक अंग स्त्रीधानी। नर लैंगिक अंग क्या बनाएगा? नर युग्मक। मादा लैंगिक अंग क्या बनाएगा? मादा युग्मक। ये नर युग्मक जल के द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचेगा, निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा, एम्ब्रियो बनेगा। वो स्पोरोफाइट में विभेदित होगा, फूट सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में बीजाणु मात्र कोशिका स्पोर मदर सेल होगा। बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस होगा तो स्पोर बनेगा और वो स्पोर जर्मिनेट होकर, वो स्पोर अंकुरित होकर क्या बनाएगा? तो आप कहेंगे सर वो स्पोर अंकुरित होकर बना लेगा युग्मकोद्भिद। मॉस की अगर आप बात करें तो मॉस में भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है? युग्मकोद्भिद। मॉस में भी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है? युग्मकोद्भिद। आप सब जानते हैं। तो इसमें दो स्टेज होती हैं युग्मकोद्भिद की।
मॉस का जो गैमेटोफाइट है उसमें दो स्टेज देखने को मिलेंगी। पहली स्टेज होती है प्राइमरी प्रोटोनीमा, जो कि विसर्पी, हरा, शाखित और तंतुमयी है। कैसा है भाई? विसर्पी है, हरा यानी ग्रीन है, शाखित यानी कि ब्रांच्ड है, और तंतुमयी यानी कि फिलामेंटस है। उसके फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है, एक क्या है, लेटरल बड बनती है, पार्श्वीय कली बनती है। तो उस पार्श्वी कली से दूसरी अवस्था विकसित होती है जो कि लीफी स्टेज कही जाती है, पत्ती की तरह होती है। तो पहले स्पोर बना होगा, स्पोर से क्या बना, प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा के विखंडन से क्या बना, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, उससे क्या बना, पार्श्वी कली, और उस पार्श्वी कली से क्या बना, लीफी स्टेज। मैंने बैचेस के दौरान आपको मस्त डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ये सिर्फ रिकॉल करने के लिए है, एक बार फटाफट से याद करने के लिए है। ठीक है, ये जो लीफी स्टेज है ये सीधा पतला तना होता है, और जिसपे जैसे सीधा और पतला तना है, इस तरीके से देखेंगे आप कि ये सीधा और पतला तना है, और फिर ये सर्पिलाकार ढंग में यहां पर क्या होती हैं, पत्तियां लगी होती हैं, सर्पिलाकार ढंग में पत्तियां लगी होती हैं। यही वो अवस्था है जहां पर लैंगिक अंगों का विकास होता है। मॉस का जो मूलाभ है शाखित और बहुकोशिक होता है। कायिक जनन जो है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा के विखंडन या मुकुलन से होगा। लैंगिक जनन वही निषेचन की प्रक्रिया, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल, और उसमें मियोसिस, मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर, स्पोर, स्पोर से क्या बनेगा, बड बनेगा, या आप क्या कह सकते हैं कि प्राइमरी प्रोटोनीमा बनेगा। स्पोर से बनेगा प्राइमरी प्रोटोनीमा, फिर बनेगा बड, और फिर बनेगा गैमेटोफाइट। तो मॉसेज में कुछ इस तरीके का काम होता है। फिर क्या बनेगा बेटा, गैमेटोफाइट बनेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्फेगनम। ठीक है, फटाफट से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। फटाफट से देखना है भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है ना। ब्रायोफाइट तक पढ़ने के बाद, ब्रायोफाइट तक पढ़ने के बाद अब अपने को पढ़ना है किसके बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में। ठीक है, एक एक एरो, एक एक कॉन्सेप्ट। टेरिडोफाइट जो है, ठीक है ना, उसमें फर्न और हॉर्स्टेल आ जाएंगे। टेरिडोफाइट में टेरिडोफाइट जो हैं वो पहले स्थलीय पादप हैं। क्या हैं, पहले स्थलीय पादप हैं, लेकिन निषेचन के लिए जल पर ये भी निर्भर हैं। निषेचन के लिए ये भी क्या होते हैं, जल पर निर्भर होते हैं। टेरिडोफाइट पहले सफल स्थलीय पादप माने जाते हैं, हालांकि ये भी निषेचन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। इन्हें कह दिया जाता है रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या कह दिया जाता है इन्हें, रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत का सरीसृप। इसमें जो मुख्य पादप काय है वो स्पोरोफाइट होता है। टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। ये जो स्पोरोफाइट है वो वास्तविक मूल, वास्तविक तना और वास्तविक पत्ती में डिफ्रेंशिएट होता है, विभेदित होता है। टेरिडोफाइट का मुख्य पादप का है, ध्यान से सुनिएगा। टेरिडोफाइट का, मैंने ब्रायोफाइट बोल दिया था क्या पहले, टेरिडोफाइट ही बोला होगा ना, हाँ अभी तुरंत। तो टेरिडोफाइट का जो मुख्य पादप काय है वो स्पोरोफाइट है, और जो स्पोरोफाइट है ये वास्तविक मूल, तना, पत्ती और में डिफरेंशिएटेड है। टेरिडोफाइट पहले संवहनी पादप है। टेरिडोफाइट पहले ऐसे पादप हैं जहां पर संवहन मंडल, संवहन ऊतक अर्थात जाइलम फ्लोएम पाए गए। टेरिडोफाइट में औषधीय गुण वाले पौधे हो सकते हैं, मिट्टी को बांध कर रखने वाले पौधे हो सकते हैं, या सजावटी पौधे हो सकते हैं। टेरिडोफाइट जो होता है ठंडे, गीले और छायादार नम स्थानों में अधिक पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगर आप देखें तो इसमें जो पत्ती होती है, पहले पत्ती की बात कर लेते हैं। पत्ती कहीं कहीं पर छोटी पत्तियां होती हैं, उनको कहा जाता है लघु पर्ण टेरिडोफाइट। एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेजनेला। बोलिए सब लोग, सिलेजनेला लघु पर्ण, बोलिए सब लोग, सिलेजनेला लघु पर्ण, सिलेजनेला लघु पर्ण, बार बार बोलिए फटाफट से, सिलेजनेला लघु पर्ण, सिलेजनेला लघु पर्ण। और फर्न जो है बृहद पर्ण, सिलेजनेला लघु पर्ण, फर्न बृहद पर्ण, सिलेजनेला, सिलेजनेला लघु पर्ण, सिलेजनेला, सिलेजनेला, सिलेजनेला कहते हैं लघु पर्ण, और पर्ण कैसा हो जाएगा, बृहद पर्ण। पत्तियां जिसमें बीजाणु बनता है, ऐसी पत्तियां जिनमें बीजाणु बनता है, जिनमें बीजाणुधानी होती है, उसे कह दिया जाता है बीजाणु पर्ण।
ऐसी पत्ती जिसमें बीजाणु वगैरह का निर्माण होता है उसे बीजाणु पर्ण कह दिया जाता है। ये जो बीजाणु पर्ण है कभी कभी आपस में ऐसे मतलब कॉम्पैक्ट होकर सघन होकर शंकु बनाता है। बीजाणु पर्ण कभी कभी सघन होकर क्या करता है, शंकु बनाता है। ये शंकु आपको स्लेजनेला और इक्विसिटम में देखने को मिलेगा। तना भूमिगत है, मुख्यतः क्या हो जाएगा, राइजोम हो जाएगा। इनका जो युग्मकोद्भिद है उसे प्रोथैलस कहते हैं। इनका जो युग्मकोद्भिद है उसे क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। देखिए प्रोथैलस की खास बात क्या है कि ये ठंडे छायादार स्थानों पर उगता है। बात नंबर 1, प्रोथैलस जो है टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं। बोलो सब लोग मेरे साथ, टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं। टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस ठंडे छायादार नम स्थानों पर उगता है, ठीक है ना। ये जो है प्रोथैलस थैलस के जैसा होता है, छोटा होता है, अस्पष्ट होता है लेकिन बहुकोशिकीय होता है। स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस बट मल्टीसेलुलर थैलस, ठीक है ना। थैलॉइड होगा यानी कि यहां पर ट्रू रूट स्टेम लीफ। प्रोथैलस का अपना ट्रू रूट नहीं होता है, थैलस लाइक होता है, अविभेदित अगुणित यानी कि हेप्लॉइड होता है, छोटा है, अस्पष्ट है, बहुकोशिक है। चूंकि ये युग्मकोद्भिद है, गैमेटोफाइट है, संवहन तक नहीं पाए जाएंगे। ये मुख्यतया प्रकाश संश्लेषी होता है, कभी कभी मृतभोजी भी होता है। यानी चाहे प्रकाश संश्लेषण से चाहे सड़ी गली चीजों से अपने खाने की व्यवस्था इसे खुद करनी है। और ये स्पोरोफाइट से फ्री है, स्वतंत्र है। स्पोरोफाइट से क्या है, फ्री है यानी कि स्वतंत्र है। तो मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है, द्विगुणित है स्पोरोफाइट, ट्रू रूट स्टेम लीफ पाया जाएगा, ठीक है ना। स्टेम मेनली अंडरग्राउंड राइजोम कह देंगे। छोटी पत्तियां लघु पर्ण स्लेजनेला, बृहद पर्ण फर्न। ऐसा पर्ण ऐसा लीफ जिसमें बीजाणु पाया जाए, बीजाणु पर्ण, ठीक है ना। स्पोरोफिल वो कॉम्पैक्ट होकर एक सघन संरचना कोन बनाता है, शंकु बनाता है, स्लेजनेला इक्विसिटम में प्रेजेंट होता है। तो ये गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट स्वतंत्र हैं। गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहेंगे, ठंडे नम छायादार स्थानों में उगेगा, अगुणित हेप्लॉइड होता है, थैलस जैसा होगा, छोटा है, अस्पष्ट है, बहुकोशिकीय है। लैंगिक अंग यहीं पर पाए जाते हैं। लैंगिक अंग जो हैं वो इसी युग्मकोद्भिद में पाए जाएंगे, याद रखिएगा। लैंगिक अंग जो होते हैं वो इसी युग्मकोद्भिद में ही पाए जाते हैं, युग्मकोद्भिद में पाए जाते हैं। स्वतंत्र होता है ये स्पोरोफाइट से प्रोथैलस। मुख्यतः प्रकाश संश्लेषी होता है, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहा है तो मृत भोजी हो जाएगा। अच्छा, मुख्यतः जो टेरिडोफाइट हैं अधिकांश वो समबीजाणुक हैं, यानी उसमें एक ही प्रकार का बीजाणु बनता है। कुछ ऐसे होते हैं जो विषम बीजाणुक होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जो विषम बीजाणुक होते हैं, यानी उनमें अलग अलग प्रकार के स्पोर बनेंगे, ठीक है ना। उनमें क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रकार के स्पोर बनेंगे, ठीक है भाई, अलग अलग प्रकार के स्पोर बनेंगे भाई। तो जो छोटा वाला स्पोर है, याद रखिएगा, जो छोटा वाला स्पोर है उसे क्या कहा जाएगा, लघु बीजाणु। और जो बड़ा बनता है, जो छोटा सा स्पोर बनता है बच्चों, जो छोटा स्पोर बनता है उसे क्या कहा जाएगा, लघु बीजाणु। और जो बड़ा स्पोर बनता है उसे क्या कहा जाएगा, बृहद बीजाणु। लघु बीजाणु यानी कि छोटा बीजाणु आगे चल के नर युग्मकोद्भिद बनाता है, जो बड़ा बीजाणु है, बृहद बीजाणु है, वो आगे चल के मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। क्या देखा गया कि जो विषम बीजाणु के टेरिडोफाइट होते हैं, क्या देखा गया बेटा कि जो विषम बीजाणु के टेरिडोफाइट होते हैं, इन विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में मादा युग्मकोद्भिद जो है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है, वो अपनी जरूरत के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है, अलग अलग समय, है ना, अंतराल के लिए। विषम बीजाणु के टेरिडोफाइट में, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में, क्या बेटा, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो मादा युग्मकोद्भिद है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। साथ ही साथ युग्मनज का जो प्रारंभिक विकास है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। युग्मनज का जो प्रारंभिक विकास है, जाइगोट का जो डेवलपमेंट है, वो मादा युग्मकोद्भिद में होता है। और ये दोनों ही चीजें हमें सीड हैबिट यानी कि बीजी प्रकृति की ओर इशारा करते हैं, ठीक है जी। टेरिडोफाइट का फैलाव सीमित होता है, क्यों, क्योंकि एक तो इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है,
दूसरा इनका जो प्रोथैलस है वो नम और छायादार स्थान में उगता है। प्रोथैलस जो है वो नम और छायादार स्थान में उगता है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक, इसका फैलाव जो है वो सीमित क्यों है, बीजी प्रकृति क्या है, और समबीजाणुक विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट। ठीक है। साइलोप्सिडा में साइलोटम आ जाएगा, लाइकोप्सिडा में स्लेजनेला लाइकोपोडियम आ जाएगा, स्पेनोप्सिडा में एक्विसिटम आएगा, टिरोप्सिडा यानी फर्न में क्या है, टेरिस ड्रायोप्टेरिस एडियंटम। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेरिडोफाइट। फिर से देख लीजिए, टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। ध्यान से सुनिएगा, मैं तो कह रहा हूं आंख बंद करके सुनिए, 2 मिनट में पूरा रिवाइज करा दूंगा। टेरिडोफाइट में मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है, जो कि वास्तविक तना, वास्तविक पत्ती और वास्तविक जड़ में क्या है, विभेदित है। तना मुख्यतः अंडरग्राउंड राइजोम होता है, पत्ती छोटी लघुपर्ण टेरिडोफाइट स्लेजनेला हो जाएगा, पत्तियां बड़ी वृहद पर्ण टेरिडोफाइट फर्न हो जाएगा। पत्तियां जिनमें बीजाणु पाए जाते हैं बीजाणुपर्ण कहा जाता है। बीजाणुपर्ण यानी कि स्पोरोफिल एक सघन संरचना शंकु बनाई जाती है, स्लेजनेला इक्विसिटम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पहले सफल स्थलीय पादप माने जाते हैं, फिर भी ये निषेचन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। इन्हें रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। इनका जो गैमेटोफाइट होता है जिसे कि प्रोथैलस कहते हैं, तो इनका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। इनमें औषधीय गुणों वाले पौधे हैं, मिट्टी को बांधकर रखने वाले पौधे हैं, सॉइल बाइंडर्स, और साथ ही साथ सजावटी गुणों वाले पौधे हैं। ये ठंडे, गीले, नम और छायादार स्थानों में टेरिडोफाइट बढ़िया से पाए जाते हैं। ठीक है भाई, इसमें जो युग्मकोद्भिद है उसे प्रोथैलस कहते हैं, उसमें लैंगिक अंग पाए जाएंगे, ठंडे छायादार स्थानों में उगता है, वो अगुणित होता है, थैलस है, छोटा है, स्पष्ट है, बहुकोशिक है, उसमें संभानुतक नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट है ना प्रोथैलस, टेरिडोफाइट के स्पोरोफाइट में संभानुतक पाए जाएंगे। इनफैक्ट टेरिडोफाइट ऐसा पहला ग्रुप है जहां पर संभानुतक पाए जाए। संभानुतक पाए ही स्पोरोफाइट में जाते हैं, बीजाणुद्भिद अवस्था में पाए जाते हैं। कभी भी गैमेटोफाइट में जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। प्रोथैलस क्या है, गैमेटोफाइट, तो जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाएगा। जनरली ये फोटोसिंथेटिक होता है। कभी कभी यहां पर आप देखेंगे कि एक ऐसा सेप्रोफाइट है, अपने भोजन की व्यवस्था ये खुद करता है, स्पोरोफाइट से स्वतंत्र है। मोस्ट ऑफ द जो टेरिडोफाइट है, अधिकांशतः जो टेरिडोफाइट है उनमें एक ही प्रकार का बीजाणु बनता है, समबीजाणु कहे जाएंगे। स्लेजनेला साल्विनिया विषम बीजाणु होते हैं, इनमें अलग अलग प्रकार का बीजाणु बनता है। छोटा बीजाणु लघु बीजाणु कहा जाएगा, जो कि आगे चल के नर युग्मकोद्भिद बनाएगा। बृहद बीजाणु, बड़ा बीजाणु जो है वो आगे चल के मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। ये जो हेट्रोस्पोरस यानी कि विषम बीजाणु टेरिडोफाइट हैं, इनमें क्या है कि मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग समय अंतराल के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा होता है। युग्मनज का जो प्रारंभिक विकास है वो फीमेल गैमेटोफाइट में होता है। ठीक है ना, और ये दोनों जो चीजें हैं ये सीड हैबिट यानी कि बीजी प्रकृति को इशारा करते हैं। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता, प्रोथैलस को उगने के लिए नम छायादार स्थान, ये टेरिडोफाइट का क्या है बेटा, सीमित फैलाव का कारण है। आइए जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। जिम्नोस यानी कि नेकेड, स्पर्म यानी कि सीड। प्लांट्स विथ नेकेड सीड, अनावृत बीजी पादप। चूंकि यहां पर कोई फ्रूट या फ्रूट वॉल नहीं पाया जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के पहले या फर्टिलाइजेशन के बाद चूंकि कोई कवरिंग नहीं है, फ्रूट नहीं है ना, तो इसी वजह से क्या है, यहां पर ऐसा ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल जैसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत लंबे वृक्ष हो सकते हैं, मध्यम वृक्ष हो सकते हैं, झाड़ियां हो सकती हैं, जैसे सुकोया सबसे लंबा है वो। ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म का जो मुख्य पादप काय है वो स्पोरोफाइट होता है। जिम्नोस्पर्म का जो मुख्य पादप काय होता है वो क्या है, स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म का मुख्य पादप काय जो है वो स्पोरोफाइट है, जो कि वास्तविक मूल, वास्तविक तना और वास्तविक पत्ती में डिफरेंशिएटेड है। मूल मुख्यतः यहां पर जो आप देखेंगे वो मूसला मूल होती है। पाइनस में आपको माइकोराइजल रूट यानी कि कवक मूल, और साइकस में आपको प्रवाल मूल यानी कि कोरोलॉइड रूट देखने को मिलेगी। तना अशाखित भी हो सकता है, शाखित भी हो सकता है। साइकस में अशाखित तना होता है, जबकि अगर आप पाइनस और सीड्रस की बात करें, पाइनस और सीड्रस की बात करें तो वहां पर ब्रांच सिस्टम पाया जाता है, शाखित तना पाया जाता है। इसमें मोटी क्यूट पत्तियों की अगर आप बात करें सरल व संयुक्त हो सकती हैं। साइकस में पिच्छाकार संयुक्त पत्ती वर्षों तक प्रेजेंट रहती है। पत्तियां जो हैं वो अधिक ताप, नमी और वायु के लिए, ठीक है ना, ये चीज आप याद रखिएगा क्या बेटा, कि अधिक ताप, नमी तथा वायु के लिए सहनशील है। इसीलिए इनमें मोटी क्यूटिकल होती है। गर्तिक रंध्र, अंदर जो है धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों में ऐसे अंदर धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, और साथ ही साथ ये सुई के जैसी पत्तियां होती हैं। उसकी वजह से इनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, जो सरफेस एरिया है, वो काफी कम हो जाता है।
ठीक है। पाइनस साइकस की मेन बात करेंगे तो पाइनस में कवक मूल है, साइकस में प्रवाल मूल है। पाइनस में शाखित तना है, साइकस में अशाखित तना है। पाइनस जो है वो उभय लिंगाश्रयी है, साइकस जो है वो एक लिंगाश्रयी है। ठीक है ना, साइकस जो है वो क्या है, एक लिंगाश्रयी है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, नर और मादा युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, उनका अपना स्वतंत्र जीवन यापन नहीं होता है, उनका अपना स्वतंत्र जीवन यापन नहीं होता है, बल्कि वो स्पोरोफाइट पर निर्भर होते हैं। सुनिए जरा ध्यान से, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट का स्वतंत्र जीवन यापन होता है। क्या बेटा, ब्रायोफाइट में युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवन यापन करता है और स्पोरोफाइट उस पर निर्भर करता है। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, स्वतंत्र जीवन यापन करता है और बीजाणुद्भिद उस पर निर्भर है। टेरिडोफाइट की अगर आप बात करें, टेरिडोफाइट की अगर आप बात करें, टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट में दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों अपने खाना पानी की व्यवस्था खुद करते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, जिम्नो में भी और एंजियो में भी, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म, इनमें जो नर और मादा गैमेटोफाइट हैं, जो नर और मादा युग्मकोद्भिद हैं, ये जो है स्पोरोफाइट पर निर्भर करते हैं। अब देखिए, जो लघु बीजाणु पर्ण है उसमें लघु बीजाणु धानी होगी, उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस होगा। मियोसिस क्या होगा भाई, मियोसिस होगा। तो जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस होगा तो परिणाम स्वरूप लघु बीजाणु बनेगा, और ये न्यूनीकृत होता है लघु बीजाणु, यानी कि बहुत कम कोशिकाओं वाला, तो उसे क्या कह दिया जाता है, परागकण कह दिया जाता है, परागकण। और वहीं पर क्या होगा, आपका मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक बनेगा। तो लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणु पर्ण में लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होगा मियोसिस, तो बनेगा लघु बीजाणु। और ये जो लघु बीजाणु है बहुत कम नंबर ऑफ सेल वाला होता है, परागकण, पॉलन ग्रेन कहेंगे, इसी में नर युग्मक पाया जाएगा। लेकिन फीमेल वाला मामला थोड़ा सा पेचीदा है। गुरु बीजाणु पर्ण जो है उसमें एक अस्तर युक्त यानी कि इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया पाया जाएगा, अस्तर युक्त गुरु बीजाणु धानी पाया जाएगा, जिसे बीजांड काय कहेंगे, बीजांड काय, ठीक है ना, बीजांड कहेंगे, माफ कीजिएगा। एक अस्तर युक्त क्या पाया जाएगा, गुरु बीजाणु धानी, एक अस्तर युक्त गुरु बीजाणु धानी पाया जाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे, बीजांड कहेंगे, बीजांड, बीजांड कहेंगे। अस्तर युक्त गुरु बीजाणु धानी को बीजांड कहते हैं, बोलो मेरे साथ, अस्तर युक्त गुरु बीजाणु धानी को बीजांड कहेंगे। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरे, अस्तर का मतलब एक कवरिंग, एक आवरण, ठीक है ना। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया इज नोन एज ओव्यूल, बोलो भाई, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया इज नोन एज ओव्यूल, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया इज नोन एज ओव्यूल। और इस बीजांड की जो बॉडी बनाता है, बीजांड का या न्यूसेलस, न्यूसेलस की कोई सेल विभेदित हो जाएगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, याद रखेंगे, न्यूसेलस की कोई सेल विभेदित हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, और फिर यहां पर मियोसिस होगा, फिर यहां पर क्या होगा, मियोसिस। तो मियोसिस के बाद बनेंगे गुरु बीजाणु, 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, 4 में से 3 नष्ट हो जाएंगे, 1 बचेगा, ठीक है भाई। गुरु बीजाणु पर्ण, उसमें आवरण युक्त, अस्तर युक्त क्या है, गुरु बीजाणु धानी, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, जिसे बीजांड कहेंगे। उसका जो शरीर है बीजांड काय या बीजांड काय कोशिकाओं का बना हुआ, बीजांड काय की कोई कोशिका डिफरेंशिएट होके, विभेदित होके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगी। और ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें मियोसिस होगा तो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, मियोसिस होगा तो 4 बनेंगे गुरु बीजाणु, और 4 गुरु बीजाणु में से 3 नष्ट हो जाएंगे, 1 फंक्शनल बचेगा। वो जो है वो मादा युग्म, ये जो फंक्शनल गुरु बीजाणु बचेगा वो मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूणपोष बनाएगा, जो कि हेप्लोइड होता है। भ्रूणपोष में 1 से अधिक यानी कि या तो 2 या फिर 2 से भी ज्यादा, कुल मिला के 1 से अधिक, मोर या मतलब मोर देन 1, ये तो कन्फर्म है।
तो दो या दो से भी ज्यादा स्त्रीधानी बनेगी, मादा लैंगिक अंग, और फिर वहां पर मादा युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? मादा युग्मक। जिम्नोस्पर्म में जो परागण है वो हवा के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। जिम्नोस्पर्म में जो परागण है वो हवा यानी कि वायु के द्वारा होता है। तो पहले वायु के द्वारा परागकण स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंच जाएगा और फिर ऐसे पराग नलिका बनाएगा। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं साइकस, पाइनस, सिड्रस और जिंको। क्या क्या हो जाएगा भाई? साइकस, पाइनस, सिड्रस और जिंको। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका जिम्नोस्पर्म। यहां पे एक बात याद रखिएगा कि जो गुरु बीजाणु पर्ण है उसमें इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया होगा जिसे ओव्यूल कहेंगे। ओव्यूल का बॉडी न्यूसेलस की सेल से बनेगा, बीजांडकाय की कोशिकाएं, वो विभाजित होकर मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बनाएंगे। वहां पर मियोसिस होगा तो गुरु बीजाणु बनेगा 4, मरेगा 3, बचेगा 1, और वो जो एक फंक्शनल बचा हुआ है वो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एंडोस्पर्म बनाएगा, एप्लॉइड। यहां पर विभेदन के बाद दो या दो से अधिक स्त्रीधानी यानी कि मादा लैंगिक अंग बनेंगे जो कि मादा युग्मक का निर्माण करेंगे। ठीक है। निषेचन के बाद युग्मनज यानी कि जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट जो है वो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट होगा। ये रहा रूट स्टेम लीफ। ठीक है ना? एक छोटा सा पॉइंट और है कि सभी ब्रायोफाइट और अधिकांश टेरिडोफाइट वो सम बीजाणुक होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। यानी ऑल ब्रायोफाइट्स एंड मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स दे आर होमोस्पोरस, सम बीजाणुक। जबकि कुछ टेरिडोफाइट जैसे कि स्लेजनिला साल्विनिया, सभी जिम्नोस्पर्म और सभी एंजियोस्पर्म वो विषम बीजाणुक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? विषम बीजाणुक। ठीक है ना? अच्छा, विकास के दौरान अगर आप देखें तो जो ब्रायोफाइट है, ब्रायो से टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, तो जब आप ब्रायो से एंजियो तक की जर्नी तय करते हो तो गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जाता है, स्पोरोफाइट डेवलप होता जाता है। गैमेटोफाइट क्या होता जाता है? रिड्यूस होता जाता है और स्पोरोफाइट डेवलप होता जाता है। तो जो सबसे बढ़िया गैमेटोफाइट होगा, सर्वाधिक विकसित युग्मकोद्भिद, सर्वाधिक विकसित युग्मकोद्भिद बच्चों वो होता है किसका? ब्रायोफाइट का। और यहां पर आप कहेंगे सर्वाधिक न्यून स्पोरोफाइट, न्यून मतलब दबा कुचला, न्यून बीजाणुद्भिद, सबसे मर्गिल्ला टाइप का स्पोरोफाइट वो जो है ब्रायोफाइट का होगा। लेकिन जैसे जैसे ब्रायो से टेरिडो, जिम्नो और एंजियो जाते हैं तो गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जाता है, उसका न्यूनीकृत होता जाता है वो, और स्पोरोफाइट डेवलप होता जाता है। तो जो सर्वाधिक विकसित बीजाणुद्भिद होगा वो एंजियोस्पर्म का होगा। सर्वाधिक विकसित बीजाणुद्भिद किसका होता है बेटा? एंजियोस्पर्म का होता है। और इसका क्या होगा? सर्वाधिक न्यून यानी कि एकदम लेस डेवलप्ड युग्मकोद्भिद। ठीक है ना? हालांकि लाइफ साइकिल के बारे में ज्यादा बात की नहीं गई है, फिर भी मैं आपको बता दूं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेनली क्या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या है भाई? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में जो क्या है लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, जिम्नो एंजियो में डिप्लॉन्टिक। तो कुछ एक चीजें जो पुरानी एनसीईआरटी में थी कभी कभी देखने को मिल जाती हैं, वो भी मैंने आपको कवर करा दिया है। चैप्टर मित्रों आपका पूरा हुआ। आपका होमवर्क यही है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लें। ठीक है जी। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, खुद पर यकीन रखिए और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।